Sir. Thank you, sir. Speaker, sir, I would like to reiterate the fact that with the support of our Honorable Prime Minister, who has put special focus on Tamil Nadu and especially the civil aviation infrastructure of Tamil Nadu, we have been able to give the approval of making Madurai an international airport, which has been a long pending demand. For decades, it has been the aspiration of Madurai people, and we have been able to cater for it. And now, when it comes to the international connectivity of Madurai airport, definitely when it comes to the bilaterals, we will try to encourage more connectivity, international connectivity to Madurai airport. But one important intervention that we are wanting to do in the country is to promote more hub and spoke operations in the country itself. So once we make Madurai an international airport, a person can board in Madurai itself, clearing all the immigration, and then when he comes to a hub airport, let us say Bangalore, Mumbai or Hyderabad, without getting down at the airport or without coming out of the international terminal, he can do a transit within the airport itself and go for the international connectivity. This is another facility that this international airport status will provide for the people of Madurai, and our intention from the government is to encourage more and more international connectivity to Madurai airport. श्री अनिल बुलोनी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है कि उत्तराखंड का चमोली जनपद, जो कि एक सीमांत जनपद है, और वहाँ का गौचर एयरपोर्ट जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में एयरपोर्ट बना है, उसके विस्तार के लिए क्या कोई अध्ययन किया गया है और एयरपोर्ट के संचालन के लिए क्या आगे की क्या योजना है? धन्यवाद। सर, जो मूल प्रश्न पूछा गया था वो तमिलनाडु और खास करके कोयम्बतूर और सेलम एयरपोर्ट्स के विशेष में संदर्भ में था, बट उत्तराखंड के संदर्भ में हमारी कोशिश ये है, क्योंकि वो आकांक्षी जिलाओं में से भी है राज्य और हिली स्टेट्स का एक राज्य है, तो हमारे तरफ से एक प्रयास लगातार रहा है कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी फोकस हम दें ये हिमालयन स्टेट्स को, हिली रीजन्स को और नॉर्थ ईस्ट को। और उसी संदर्भ में काफ़ी अच्छी तरह हमने वहाँ पे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ हो या फिर देहरादून हो या अलग हेलीपोर्ट्स के संदर्भ में भी काफ़ी सारे विस्तार हमने किया है। एक चीज़ में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के इतिहास में एक ऐसा स्कीम आया जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29,000 करोड़ अप्रूव किया। सर, ये पिछले कैबिनेट में ही सिविल एविएशन को मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को और खास करके प्रधानमंत्री जी को, जिनके सोच में ये है कि अगर विकसित भारत बनना है तो ज़रूर उसमें ये अहम भूमिका हमारे सिविल एविएशन को उसमें करना होगा। उसके तहत आगे 10 साल के लिए भी उड़ान को मॉडिफाई करके एक्सटेंड भी किया गया है। उसमें खास करके ये हिली रीजन्स को और ये उत्तराखंड जैसे राज्यों को भी विशेष तरह से हम देखकर ये जो गौचर एयरपोर्ट हो या फिर अलग छोटे छोटे एयरपोर्ट्स वहाँ पे बनने की जो आशंका है उस सबको पूरा करने में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, पुरुषोत्तम रूपाला जी, आपका आगे प्रश्न अभी पूछ लो। आप प्रश्न क्रमांक नहीं, इसमें मैंने नहीं कहा। मुझे याद है आपने इसमें नहीं कहा, लेकिन आगे नंबर नहीं आएगा आपका। श्री, हाँ पूछ लो। क्यों सर? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मेरे प्रश्न के उत्तर में वो बहुत ही सविस्तर दिया है, सो मैं इसकी जानकारी के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे जानना चाहता हूँ सर कि अभी आपके संज्ञान में भी होगा कि हम जब विमान मुसाफरी करते हैं तो एक तरह से हर मुसाफरी में छोटी मोटी कहीं पे 25 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी अंदर होती ही है। वायु के हिसाब से जो हो गया है, वायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा और जो कुछ भी होगा उसमें इतने बदलाव आ गए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो भी होंगे वो नियम सारे पुराने होंगे, तो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में विमानों की और विमान में प्रवास करने वालों की सेफ्टी के लिए नए सिरे से कोई अनुसंधान करके उसकी योजना आपके मन में है क्या? सर, एयर ऑपरेशंस की, फ्लाइट ऑपरेशंस की सेफ्टी के संदर्भ में ये लगातार प्रयास हर देश का ये रहता है कि उसका सेफ्टी का, ऑपरेशंस का वो
टॉप स्टैंडर्ड्स पे रहे और हमारे भारत में ही यही है कि सर ये हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिविल एविएशन ऑपरेशंस में। और इसका जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल्स जो भी ये सेफ्टी के संदर्भ में आते हैं, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 144 कंट्रीज बैठकर वो निर्णय करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल सब्जेक्ट है सिविल एविएशन। प्लेन सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं बट इंटरनेशनली भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो सेफ्टी का नॉर्म्स जो है सबको एक तरीके से पालन करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ये सारे सेफ्टी के संदर्भ में किस तरह से नॉर्म्स हो, और एज ए country you are designed to follow all these guidelines and rules। एंड खास करके जो वेदर के उसमें है सर, हम IMD की तरफ से वेदर को और अच्छी तरह हम प्रेडिक्ट करें, तो ये ग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स जो रहते हैं हमें डेटा देते हैं कि आगे वेदर कैसा हो सकता है, या फॉग रिलेटेड हो या फिर क्लाउडी वेदर का हो या अन्य तरह के कोस्टल वेदर का हो। इन सब के संदर्भ में स्पेसिफिक इक्विपमेंट हमारे IMD की तरफ से हमारे एयरपोर्ट्स पे इंस्टॉल्ड है। और कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी भी आती है तो हम इनवाइट करते हैं कि उस नए टेक्नोलॉजी को हमारे एयरपोर्ट्स में लेके आए, ताकि हम ठीक तरह से वेदर को हम प्रेडिक्ट कर पाए। और उसी तरह जो टर्बुलेंस का अगर कहीं पे विषय रहता है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए हमारी तरह से पूरी कोशिश यही रहती है। एंड आई हैव टू अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स दैट आर पायलट्स आर पुटिंग इन ऑल्सो। दे ऑल्सो गेट ट्रेंड, वो भी लगातार अपने ट्रेनिंग को इम्प्रूव करते रहते हैं, बार बार वो ट्रेनिंग पे जाते हैं, ताकि इस तरह का अगर नए टेक्नोलॉजी आए या नए कुछ अगर स्टैंडर्ड्स भी आए तो उसको उस स्तर पर वो रहे, और हमारी सिविल एविएशन जो भारत में है उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे रखे। उसके लिए वो जो कोशिश करते हैं उसके लिए मैं खास करके ये सदन के तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पप्पू यादव जी बहुत सीनियर बनते हो, पीठ पीछे करके 10-15 मिनट से बातें कर रहे हो। अपनी सीट पे बैठो।